चलिए इलास्टिक कोलिजन हम लोग देखते हैं। तो इलास्टिक कोलिजन में क्या होगा भैया, बहुत सिंपल केस है इसमें कि दो ऑब्जेक्ट आएंगे, टकराएंगे और फिर अपने अपने ओर चले जाएंगे, ना एनर्जी का लॉस होगा ना किसी भी चीज़ का लॉस करवाएंगे बेचारे। तो ये रहा u1 स्पीड से m1, मतलब ए ऑब्जेक्ट है जिसका मास m1 है, ये दूसरा वाला ऑब्जेक्ट जिसका नाम है b और इसका मास है m2, ये चल रहा है u2 स्पीड से। दोनों एक दूसरे को नहीं देख रहे हैं और इस गलती के कारण वो आपस में क्या हो जाएंगे, टकरा जाएंगे। ए और बी टकराएंगे, ये जब टकरा गया ए और बी तब उन दोनों की डायरेक्शन क्या हो गई, चेंज। यानी डायरेक्शन चेंज नहीं हुई, दैट मीन्स कि m2 की स्पीड चेंज हो गई। पहले u2 था, अब v2 हो गया है, ये v2 हो गया है और जो मेरा m1 था वो इसी डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन अब स्पीड इसकी क्या हो गई है, v1 हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है, नो एनर्जी लॉस, यानी एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब जो एनर्जी पहले थी, पहले वही एनर्जी बाद में भी रहेगी। ठीक है ना, ये क्या है, टकराव, टक्कर। तो टक्कर के पहले जो एनर्जी थी, टक्कर के बाद भी एनर्जी रहेगी, और यही तो है मेरा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यही होता है। अब अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये होता है सर, तो इसका मतलब मैं यहाँ पे ये फॉलो करवा सकता हूँ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हाँ बिल्कुल फॉलो करवा सकता हूँ मैं, पहली बात ये फॉलो होगा। क्या दूसरा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम फॉलो होगा, वो तो हर स्थिति में वो हो रहा है ना, वो तो हर परिस्थिति में फॉलो हो ही रहा है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी क्या होगा, फॉलो होगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब इन दोनों को अगर मैं एक साथ अप्लाई करूं तो मैं चाहूँगा क्या, यहाँ पे कैलकुलेशन में हेल्पफुल रहेगा मेरे, तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, इन दोनों की मदद के थ्रू हम लोग कुछ कैलकुलेशन वाली समस्याओं को भी सॉल्व करेंगे। जैसे मान लीजिए कि ये ऑब्जेक्ट टकराया, तो बाद में ये जो m1 था उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, ये m2 है तो m2 की स्पीड कितनी हो जाएगी जब वो टकरा रहा है। इन टकराने के बाद, टकराने की पहले अगर हमको स्पीड दी गई है तो टकराने के बाद की स्पीड हमसे पूछ रहा हो सकता है, तो हम कैसे लगाएंगे, तो इन दोनों की हेल्प से हम एक फार्मूला डिराइव कर लेंगे। जैसे वहाँ पे डिराइव कर लिया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का, वैसे ही यहाँ पे इन दोनों का एक साथ सेमराइज करके हम लोग लगा लेंगे। चलिए देखते हैं कैसे, ताकि हम लोगों के लिए आसानी हो जाए। ठीक है, अब देखिएगा ये केस तो आप लोगों ने समझ लिया। अगर मैं इस केस पे एनर्जी और इन दोनों के फार्मूले को लिखूँ तो क्या मैं लिख सकता हूँ, चलिए पहले इनको लगाता हूँ मैं। ये पहला है मेरा, ये दूसरा है, ठीक है ना, नहीं इसको पहला बनाता हूँ, इसको दूसरा बनाता हूँ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो इसका मतलब शुरुआत में मोमेंटम कितना था भैया, तो ए वाले ऑब्जेक्ट का मोमेंटम था m1 u1, बी वाले ऑब्जेक्ट का था m2 u2, और कुल देखूंगा यानी टोटल देखूंगा ना, टकराने के पहले दोनों ऑब्जेक्ट का देखूंगा तो प्लस करना पड़ेगा। अब टकराने के बाद m1 कितना हो जा रहा है सर, वो v1 स्पीड से चल रहा है, यानी उसके पास v1 मोशन कंटेंट हो गया। m2 के अंदर कितना कंटेंट हो गया, v2 हो गया, और मैं कुल देखूंगा तो ये हो गया। अब मुझे पता है कि ये दोनों क्या होंगे, वैल्यूज बराबर होंगी, यानी टकराने से पहले, फिर से लिख लो, टकराने से पहले कुल संवेग, टोटल मोमेंटम बिफोर द कॉलिजन, और टोटल मोमेंटम, या यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ होल मोमेंटम बिफोर द, सॉरी आफ्टर द कॉलिजन। तो यहाँ पे मैं ये लिख सकता हूँ कि टकराने के बाद कुल संवेग, ये हो गया, और वो क्या होगा, बराबर। इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लो, 1, इसको इक्वेशन नंबर 1, जगह नहीं है लेकिन आप याद रख लो। फिर अब मैं ये क्या था मेरा, ये था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये मोमेंटम का था कंजर्वेशन। अब मैं क्या लगा रहा हूँ, एनर्जी का। अगर मैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यानी ऊर्जा संरक्षण का नियम लगाऊं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो एनर्जी क्या कहती है कि शुरुआत में कितनी एनर्जी थी। मान लो ये ए वाला ऑब्जेक्ट है, इस ए वाले ऑब्जेक्ट के पास चूंकि ये u1 स्पीड से चल रहा है तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी। वो कितनी होगी सर, वो होगी 1/2 m1, m1 के पास कौन सी स्पीड है, u1, और m1 u1 का स्क्वायर इसके पास होगी। बी वाले ऑब्जेक्ट के पास कितनी होगी सर, वो होगी 1/2 m2 और यहाँ पे u2 का स्क्वायर, क्योंकि इसकी स्पीड क्या है u2। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 mv स्क्वायर, तो m क्या है मेरा m1 है, इसकी स्पीड क्या है u1 है तो उसका स्क्वायर। ऐसे इसका भी कर लिया, और मुझे कुल देखना है तो कुल मतलब यहाँ पे प्लस लगा दिया।
इज इक्वल टू होना चाहिए क्या, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तभी लगेगी कि ये तो टकराने से पहले था, टकराने के बाद कुल एनर्जी। जैसे यहाँ पे आप लिखें टकराने से पहले कुल संवेग, तो ऐसे मैं लिखूंगा टकराने से पहले कुल एनर्जी, और यहाँ पे टकराने के बाद कुल एनर्जी। तो टकराने के पहले इतनी एनर्जी, टकराने के बाद देखो, तो टकराने के बाद मैं देखूँ तो M1 के अंदर कितना हो जा रहा है, वो M1 V1 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी इसके अंदर मैं काइनेटिक एनर्जी देखूंगा तो इतना हो जाएगा, प्लस 1/2 M2 V2 का स्क्वायर इस M2 वाले में हो जाएगा। और इसको मैंने क्या मान लिया, इक्वेशन नंबर 2। अभी मत मानो, यहाँ से देखोगे तो 1/2 कॉमन मिल जाएगा। अभी देखो इसकी कहानी खत्म, इसको हटाओ फटाक से, क्योंकि वहाँ से जगह नहीं है, बेचारा एनर्जी बहुत पतले में आ गया है, तो टेंशन ना हो, एनर्जी को इधर लेके आते हैं भाई। एनर्जी रिस्पेक्टफुल पर्सन है, सॉरी रिस्पेक्टफुल टर्म है, बेइज्जती हो जाएगी उसको अगर उसने सकरे में हम डाल देंगे तो। मैं डाल दे रहा हूँ फटाफट यहाँ पे, टकराने से पूर्व कुल एनर्जी यानी ऊर्जा इज इक्वल टू टकराने के बाद। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख रहा हूँ, तो आप टेंशन मत लीजिएगा इसके लिए। कुल ऊर्जा, क्योंकि जो भी आ जाए लिख दीजिए, दोनों ही लैंग्वेज है, रिस्पेक्ट बोथ, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, तो ये मैंने अभी जस्ट निकाला, M1 U1 का स्क्वायर प्लस 1/2 M2 U2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 M1 V1 का स्क्वायर प्लस 1/2 M2 V2 का स्क्वायर। हो गया, यही हुआ है। अब मैं अगर देखूँ, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो 1/2 यहाँ से कॉमन ले सकता हूँ, 1/2 कॉमन ले लूँगा तो M1 U1 का स्क्वायर प्लस 1/2 तो जा चुका है, तो ये हो जाएगा M2 U2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, फिर से यहाँ पे 1/2 कॉमन ले लूँगा तो क्या बचेगा यहाँ पे, M1 V1 का स्क्वायर प्लस M2 V2 का स्क्वायर। हो गया, 1/2 से 1/2 की कहानी खत्म, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे देखूँगा तो ये चीज़ें मेरे पास आ गई। अब मैं क्या करूँगा, ध्यान दे देंगे, M1 U1 का स्क्वायर है, मैं M1 वाले को इधर बुला लूँगा, मतलब M1 को एक साइड कर लो, M2 को एक साइड, तो M1 U1 का स्क्वायर और M1 V1 का स्क्वायर, मतलब ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो M1 V1 का स्क्वायर, यानी M1 को एक साइड, M2 को एक साइड, यही कर रहा हूँ मैं। फिर M2 को इधर भेज दूंगा तो इधर क्या हो जाएगा, M2 V2 का स्क्वायर, ये प्लस में था, इधर आएगा तो माइनस में M2 U2 का स्क्वायर, ठीक है। अब आगे देखा जाए तो यहाँ पे देखोगे M1 क्या है, कॉमन है, तो क्या होगा मेरा, U1 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर, कॉमन ले लिया तो यही बचेगा। यहाँ पे M2 कॉमन ले लिया तो V2 का स्क्वायर, चूंकि M2 बाहर है तो U2 का स्क्वायर माइनस में, हो गया ऐसे, बिल्कुल। अब मैं यहाँ पे एक और चीज़ देख सकता हूँ कि ये बन गया फॉर्मूला A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का, और A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का मतलब पहले ब्रैकेट में A प्लस बी, दूसरे में A माइनस बी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, M1 यहाँ पे U1 प्लस V1 और दूसरे में U1 माइनस V1, मतलब पहले ब्रैकेट में A प्लस बी, दूसरे में A माइनस बी। ऐसे यहाँ भी तो लग जाएगा, यहाँ भी लग जाएगा, यानी V2 प्लस U2 और यहाँ पे देखोगे तो V2 माइनस U2 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा सर। यहाँ से ये चीज़ समझ में आ गई। अब थोड़ा ध्यान से आप देखोगे तो अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूँ, मान लो यहाँ पे है M1 U1 प्लस V1 लिखा गया ना, या यहाँ पे M1 U1 माइनस V1 लिखा गया, चलिए कोई बात नहीं, अभी अपने आप समझ में आ जाएगा। यहाँ से थोड़ा सा मैं यहाँ से कन्वर्ट करता हूँ ताकि ये चीज़ें आपको और समझ में आ जाए। जैसे यहाँ पे है तो मैं यहाँ भी क्या करूँगा, यहाँ भी M1 वाले को एक साइड कर लूँगा, M2 वाले को एक साइड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, M1 U1 ऐसे रहेगा, ये M1 V1 आ जाएगा, यानी M1 V1 हो जाएगा, और ऐसे इसको इधर कर दूंगा तो M2 V2 ऐसे ही रहेगा, ये M2 U2 आ जाएगा। इधर M1 कॉमन कर लूँगा तो क्या बनेगा, U1 माइनस V1, और इधर बनेगा M2 कॉमन कर लूँगा तो V2 माइनस U2 हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 1 मान लो, और इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लो, 2 मान लो। अब क्या करो, इक्वेशन 1 में डिवाइड कर दो इक्वेशन 2 से, तो अगर मैं डिवाइड करूँगा तो क्या होगा, M1 U1 प्लस V1 U1 माइनस V1 इज इक्वल टू, पहली बात तो LHS वाला LHS में भाग देगा, तो LHS वाला इसके LHS में भाग देते, तो M1 U1 माइनस V1, और इधर आओगे तो M2 V2 प्लस U2 V2 माइनस U2 पूरे के नीचे हो जाएगा मेरा M2 V2 माइनस U2 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब ध्यान देना, M1 से M1 खत्म,
u1 माइनस v1 से u1 माइनस v1 खत्म, क्या बनेगा मेरे पास बन गया यहाँ पे ये u1 प्लस v1 बचा यहाँ पे इज इक्वल टू, इधर आओ, m2 से m2 खत्म, v2 माइनस u2 से v2 माइनस u2 खत्म, इधर बच जाएगा मेरा बच जाएगा v2 प्लस u2, ये बच गया। अब मुझे जिसकी वैल्यू चाहिए भाई उसको पकड़ना है, मतलब अगर मुझे u1 चाहिए, अच्छे से सुनेंगे, अगर मुझे u1 चाहिए तो मैं क्या करूंगा, u2 के टर्म में सब चीज़ें लेके आ जाऊंगा। मतलब समझना, अगर मुझे u1 चाहिए तो मैं u2 को टारगेट करूंगा। मतलब अभी तुमको समझ में आ जाएगा। जैसे मुझे u1 चाहिए ना, तो मैं पूरा का पूरा जो टर्मिनोलॉजी है उसको u2 के टर्म में करूंगा। तो u2 की वैल्यू निकालो, v2 को इधर कर दो, तो u1 प्लस v1 माइनस v2 इज इक्वल टू u2। ठीक है, अब ये u2 की वैल्यू किस में पुट कर दो, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में पुट कर दो, मिल जाएगा तुमको u1 का मान। ठीक है, अगर तुमको u2 का मान चाहिए, किसका मान चाहिए, u2 का, तो पूरा जो यहाँ पे टर्मिनोलॉजी है उसको किसके टर्म में कन्वर्ट कर दो, u1 के टर्म में। मतलब यहाँ पे u1 की वैल्यू निकाल दो, तो u1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v1 को इधर कर दो, तो v2 प्लस u2 माइनस v1। अब इसको फिर किस में डाल दो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में, तो तुम्हें u1 की वैल्यू मिल जाएगी। इसी तरीके से अगर तुमको v1 चाहिए, क्या चाहिए, v1, तो अगर तुमको v1 चाहिए तो तुमको क्या करना पड़ेगा, पूरी टर्मिनोलॉजी को किस में कन्वर्ट कर देना है, v2 के टर्म में। v2 के टर्म में करो, देखो क्या होगा, यानी यहाँ पे मैं v2 की वैल्यू निकालूंगा, v1 चाहिए तो v2 की वैल्यू निकालो, v2 की वैल्यू चाहिए तो v1 की वैल्यू निकालो। यहाँ पे देखो, तो v2 के टर्म में निकालो तो u2 को इधर कर दो, तो u1 प्लस v1 माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे u2 हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा तुम्हारा v2, तो v2 की वैल्यू मिल जाएगी। v2 की वैल्यू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में डाल दो। ठीक है, वहाँ से तुमको किसका मान मिल जाएगा, v1 का मान। ठीक है, इसी तरीके से अगर तुमको क्या चाहिए, फिर से लास्ट वाला जो टर्मिनोलॉजी बचता है वो क्या है, कि अगर तुमको क्या चाहिए, v2 का मान चाहिए, तो तुम पूरे टर्मिनोलॉजी को किस में कन्वर्ट कर दो, v1 में। यानी यहाँ से v1 का मान निकालो, तो v1 इज इक्वल टू हो जाएगा v2 प्लस u2 माइनस u1, और इसको किस में डाल दो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में, तो तुमको v2 की वैल्यू मिल जाएगी। अब देखो कैसे मिलेगी, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं v2 का मान निकाल रहा हूँ। किसका मान निकाल रहा हूँ, v2 का मतलब कि जो मेरा दूसरा वाला ऑब्जेक्ट m2 था, तो m2 टकराने के बाद किस स्पीड से चल रहा था, v2, तो m2 की टकराने के बाद क्या स्पीड हो रही है वो मैं देखने जा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं v2 का मान निकालने जा रहा हूँ, समझ में आ रहा है ना। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसको मैं अभी क्या करता हूँ, पूरा का पूरा मिटाता हूँ, क्योंकि इससे मुझे अब लेना देना नहीं है। जो मुझे लेके आना था रिलेशन वो यही था, इसी को लेके आना था, और यहाँ से मेरा काम खत्म हो गया। इसका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी दोनों को जब मैंने समराइज किया तो ये चीज़ मिली है, और इसी को मैं आगे बढ़ाऊँगा। अब देखो, इसमें से कई लोगों के पास क्लैरिफिकेशन नहीं होगा, वो क्लैरिफिकेशन मैं दे दे रहा हूँ, क्योंकि u1 u2 और v1 v2 मैंने दे दिया है। तो u1 क्या होता है, u1 क्या है, m1 ऑब्जेक्ट का टकराने के पहले वेलोसिटी या स्पीड बोल दो। u2 क्या है, m2 ऑब्जेक्ट का टकराने के पहले वेलोसिटी। ठीक है, v1 क्या है, m1 ऑब्जेक्ट का टकराने के बाद, ये बाद वाला है, बाद वेलोसिटी, आप समझ लीजिएगा, उतना नहीं लिखूंगा मैं। और ये v2 क्या है, m2 ऑब्जेक्ट का टकराने के बाद वेलोसिटी। खत्म। ठीक है, ये बात आपको याद रहनी चाहिए, नहीं तो आप कंफ्यूज रहेंगे। हम क्या निकालना चाहते हैं, हम v2 निकालना चाहते हैं। अच्छा चलो v1 निकालते हैं भाई, कुछ निकालना तो ये हम चारों निकाल सकते हैं, जो मन करे। हम चाहते हैं v1 निकालना, तो v1 के लिए मैंने क्या बताया कि अगर तुमको v1 निकालना है तो पूरा का पूरा फॉर्मूला किस टर्म में रख दो, v2 में। इसका मतलब मैं क्या करूंगा, जब मुझे v1 निकालना है, v1 फाइंड आउट करना है, यानी m1 ऑब्जेक्ट की टकराने के बाद क्या वेलोसिटी हो रही है, तो अगर मैं इसको निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा, ध्यान दीजिएगा। मैं यहाँ से ये रिलेशन रखूंगा अपने पास, u1 प्लस v1 इज इक्वल टू v2 प्लस u2। ठीक है ना, या सही फॉर्मेट में लिख लो इसको भाई, u1 प्लस v1 इज इक्वल टू u2 प्लस v2। मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए v1 का मान। तो मैंने क्या बताया कि v1 का मान चाहिए, तो यहाँ से किसका मान निकालो, v2 का। तो v2 का मान निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, v2 का मान निकालूंगा तो u2 को इधर कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा, u1 प्लस v1 माइनस ये क्या है आपका, u2 है,
U2 और ये V2 है, तो U2 को इधर कर दूंगा U2, तो V2 का मान मिल गया। अब क्या लिखूंगा मैं, V2 का मान संवेग संरक्षण के नियम में रखने पर, भाई जो नियम बनाया गया वो इसके थ्रू दिखाया जा रहा है, तो उसी में नियम के समीकरण में रखने पर, नियम के समीकरण में, ये जो समीकरण बनाया गया है, समीकरण क्या है मेरा, m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू, फिर क्या हो जाएगा आपका m1v1 प्लस m2v2। अब मैं क्या करूंगा, v2 का मान रखना है भाई, तो ये तो सब ऐसे रहेंगे, m1u1 प्लस m2u2 ऐसे ही रहेंगे, m1v1 भी ऐसे रहेगा, प्लस m2v2 के जगह पे, v2 के जगह पे क्या रह जाएगा मेरा, वो आ जाएगा u1 प्लस v1 माइनस u2, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब मैं अगर यहाँ से निकालूं m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू, अगर तुम यहाँ से देखोगे तो m1 प्लस v1 और यहाँ पे m2 है, तो ये बारी बारी क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, यानी m1v1 प्लस m2u1, फिर यहाँ पे हो जाएगा आपका, इधर जाएगा तो m2v1 और यहाँ पे हो जाएगा मेरा m2u2, हो जाएगा बिल्कुल। मुझे किसका मान चाहिए भाई, मुझे मान चाहिए इसका, तो मैं इसको छोड़ के बाकी सबका क्या कर लूँगा, एक साइड भेज दूंगा, प्लस सबको एक साइड भेज दूंगा, सबको एक साइड भेज दो, यानी इसको भी इसको भी इसको भी, तो ये हो जाएगा m1v1 प्लस m2u2, m1v1 प्लस m2v2, और इधर से कौन आया है m1v1, और ये आया है m2u1, और ये आया है प्लस में हो जाएगा m2u2 इज इक्वल टू, इधर क्या हो जाएगा m2v1। ठीक है, m1 वालों को एक पास कर लो और m2 वालों को एक पास कर लो, तो m1v1, ये u1 है, सॉरी ये m1u1, यहाँ पे इसके पास कौन आ जाएगा माइनस m1, ये कन्फ्यूज़न कहाँ आ रहा है भाई, ठीक तो है, ठीक है, मैंने गलती से v1 वाले को भेज दिया ना, ये वाले एक पास रहेंगे, ये वाले नहीं आएंगे, ये वाले हिल जाएंगे तब तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि v1 का ही तो निकालना है, तो v1 को एक साइड में रखो, बाकी सबको उठा के इधर कर दो, तो m2u1 आ जाएगा, m2u2 आ जाएगा, बाकी m2v1 और m1v1 ऐसे ही रहेंगे, इनमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है सर, बिल्कुल अब सही है। देखिएगा ये m1u1 है, बार बार ये v के मॉडल में हो जा रहा है, लेकिन ये u1 है, ये m1u1 हो गया, फिर इसके पास कौन आएगा, इसके जैसा तो कोई नज़र आ ही नहीं रहा है, तो है ही नहीं कोई, तो ऐसे ही छोड़ देंगे, क्योंकि इधर से जितने लोग आए सब के सब m2 वाले थे, है ना, m1v1 m2 ने सबके साथ मल्टीप्लाई किया था भाई, ठीक है सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखोगे सब m2 वाले नज़र आ रहे हैं, ये सब m2 वाले हैं, तो सब m2 वाले हैं, तो इसका मतलब मैं यहाँ से क्या करूँगा, m2 कॉमन ले लूँगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा u2 माइनस u1 प्लस u2, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। देखिए ये तीनों के तीनों में से मैंने क्या ले लिया कॉमन, m2 कॉमन ले लिया, m2 कॉमन ले लूँगा तो u2 माइनस u1 प्लस u2 हो जाएगा, और इधर जो है मेरे पास यहाँ पे v1 कॉमन ले लो, क्योंकि मुझे वही करना है, तो हो जाएगा m1 प्लस m2, हो गया। अभी ध्यान से देखना, ये क्या हो गया आपका m1u1 प्लस यहाँ पे u2, यहाँ भी प्लस में यहाँ भी प्लस में, तो दोनों जुड़ जाएंगे, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा m2 2u2 माइनस u1 हो जाएगा, और m1 प्लस m2 को इनके क्या कर दो, नीचे भेज दो, तो m1 प्लस m2, और ये क्या बन गया आपका v1 का मान, तो यही आपका v1 का क्या हो जाएगा मान हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या हो गया v1 का मान। तो इस तरीके से आपने v1 की यानी v वेलोसिटी आपने क्या कर ली, निकाल ली। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से आप चाहेंगे तो v2 का भी आप यहाँ से निकाल सकते हो। ठीक, तो आप आई होप कोलिजन के बारे में आज समझ लिए। अब हम कल इसके ऊपर बहुत सारे बेस्ड केसेस पढ़ेंगे, क्योंकि हम एक क्लास के अंदर नहीं ख़त्म कर सकते, क्लास लंबी हो जाएगी, इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं 2 पार्ट्स में कि कैसे निकालना है। अब आपको काम क्या करना है, तो आपका होमवर्क ये रहेगा कि आप u1 की स्पीड कैसे निकालेंगे इस फॉर्मूले में, मतलब u1 की स्पीड निकालने का फॉर्मूला आप बनाओ, u2 का बनाओ, v2 का बनाओ। ठीक है, तो इन तीनों का आप खुद बनाओगे, बाकी मैंने यहाँ पे कर दिया है। और नेक्स्ट वीडियो में हम केसेस देखेंगे, और भी चीज़ें अगर इसके अंदर कुछ छूटी होंगी तो उसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।